नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। इस वक्त चंद्रशेखर रावण पर हुए हमले को लेकर राजनीति भरपूर ढंग से की जा रही है। दरअसल ये मामला भी गंभीर है और दरअसल इस पर सवाल भी पूछे जाने चाहिए कि सहारनपुर में हुई उस घटना के पीछे क्या मंशा थी। अज्ञात बदमाशों ने इस तरीके से गाड़ी पर फायरिंग की, क्या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी और क्या वाकई अगर वो घटना घट जाती, अगर गोली लग जाती तो मामला क्या इतना ज़्यादा आसान था योगी सरकार के लिए? क्योंकि भीम आर्मी की स्थापना करने के बाद से ही चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से सत्ता पक्ष के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इस तरीके के दुश्मनों का पैदा होना स्वाभाविक है। अब सवाल ये है कि अब इस घटना के घट जाने के बाद राजनीति किस तरीके से बदलेगी? क्या भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण और मुखरता से जो है योगी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू करेंगे? यही तमाम कई बड़े सवाल हैं जिनको लेकर आज के इस खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मानसी मौजूद है। इनसे समझते हैं कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर इनकी क्या राय है और वाकई क्या अब उत्तर प्रदेश की सियासत में इस हमले के होने के बाद चंद्रशेखर रावण को एक नया राजनीतिक जीवनदान मिला है और राजनीति में कहीं ना कहीं उनके कद में जो है एक बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं के बाद जाहिर सी बात है कि जनता के बीच कहीं ना कहीं एक लगाव जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्या चंद्रशेखर रावण इस हमले को आने वाले चुनाव में भुना भी सकते हैं और साथ ही इसके साथ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के जो दावे किए जाते रहे हैं हमेशा, क्या उसको एक बड़ा झटका लगा है? देखिए, अपराध जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला हुआ है, उसके बाद जो है उनकी जो फ़ैन फ़ॉलोइंग है, वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा और भी चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफ़े की माँग कर दी है। क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई थी, दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान खड़े किए गए थे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े किए गए थे। ठीक उसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी इसी तरीके की जो है घटना घटती हुई नजर आने वाली थी, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद खुशकिस्मत रहे जो वो इस हमले में बच गए। गोली जो है उनकी उनसे उन्हें सिर्फ छू करके बाहर निकल गई। इन तमाम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ पर जो है वो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके से अब चरमरा गई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रशेखर पर हमला होता हुआ ये दिखाई देता है। गाड़ी में वो बैठे हुए थे और जिस तरीके से 4 राउंड फायरिंग की गई हमलावरों की तरफ से, और योगी आदित्यनाथ जिस राज्य में बड़ा दावा करते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सुधर गई है। जो योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, एनकाउंटर यहाँ पर सीधे तौर पर हो जाता है, ये बड़े बड़े दावे योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पर जब हमला होता है तो सीधे तौर पर कई सवालिया निशान उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े किए जाते हैं। हमने देखा है कि पहले काफ़ी ज़्यादा पहलवानों के साथ जो है प्रदर्शन में चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो शामिल हुए थे। लगातार बृजभूषण शरण सिंह के मामले में वो प्रमुखता से पहलवानों के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे थे, और यही वजह है कि मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर जो है वो लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे, उन पर वो हमला बोल रहे थे। और उसके बाद इस तरीके की घटना होना योगी आदित्यनाथ पर कई ज़्यादा जो है वो सवाल खड़े करता है कि आखिरकार दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, तो ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ जो है वो उनकी जवाबदेही नहीं बनती थी, और सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग चंद्रशेखर आज़ाद ने अब कर दी है। बिल्कुल, क्योंकि ये सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आपने पहले इलाहाबाद का भी ज़िक्र किया, फिर उसके बाद जो है कोर्ट में संजीव जीवा के साथ जो घटना घटती है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में इससे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमले हुए थे, उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई थी। और अब फिर से एक बार चंद्रशेखर रावण पर इस तरीके के हमले का होना ये दर्शाता है कि बदमाश जो है वो कहीं ना कहीं खुले जो है मन से जो है वो यहाँ पर इस तरीके के जो है कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और जो है कानून व्यवस्था का कहीं से भी कोई डर भय जो है वो नज़र नहीं आता है। लेकिन अब
इस पूरे मामले पर भले ही चंद्रशेखर रावण ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उन्होंने जो है अब तक किसी तरीके की कोई भड़काऊ भाषणबाजी नहीं की, लेकिन चंद्रशेखर की जो राजनीति रही है शुरुआती समय से, वो एग्रेसिव राजनीति रही है और ये माना जाना है कि उन पर इस तरीके के हमले होने के बाद वो चुप रहेंगे या फिर इस बात को रफा दफा कर देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो क्या आने वाले समय में भले ही इस समय कहीं ना कहीं समाज में जो है सौहार्द बनाए रखने के लिए वो कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हों, लेकिन क्या आने वाले समय में भी वो इस तरीके का सौहार्द बनाए रखेंगे या फिर इस पर बयानबाजी कर वो कहीं ना कहीं वोट को बटोरने की कोशिश करेंगे? क्योंकि इस समय वो नई जो है राजनीति पार्टी बनाने के बाद से ही उत्तर प्रदेश और देश के जो है राजनीतिक जो है ज़मीन में कहीं ना कहीं अपने हक को तलाश रहे हैं और लगातार उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पर उन्होंने चुनाव में जो है हिस्सा भी लिया। तो क्या अब ये माना जाए कि ये हमले का होना कहीं ना कहीं उनके लिए एक राजनीतिक जीवनदान भी हो सकता है? क्या उससे उनकी जो है पार्टी का विस्तार और ज़्यादा होगा और ये मायावती के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है आने वाले समय में? क्योंकि मायावती ने उस तरीके से खुलकर इन बातों पर सरकार से सवाल नहीं पूछा। इस हमले के बाद कई विपक्षी दलों के ट्वीट आए, कई लोगों ने इस पर अपने विरोध को दर्ज करवाया, लेकिन मायावती जो कि दलित की जो शुभचिंतकों में सबसे सरे फहरिस्त रहती है, उनका इस तरीके से विरोध नहीं जो है किया जाना, इसको कैसे देखते हैं? क्या राजनीति एक तरीके से नई करवट ले रही है? क्या दलितों के वोट बैंक पर क्या अब जो है चंद्रशेखर रावण का कहीं ना कहीं कब्जा जो है होता हुआ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, चंद्रशेखर रावण जो है वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनके एक इशारे पर खूब हो हल्ला कर सकते हैं, खूब हंगामा कर सकते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अभी चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है उन्होंने। वो कोई भी बयान देने से बच रहे हैं ताकि कोई भी जो है माहौल ख़राब ना किया जा सके। तो ये कहीं न कहीं स्थिति जो है बिल्कुल साफ तौर पर स्पष्ट हो रही है कि चुनाव के मद्देनजर वो बहुत ही सोच समझ करके अपनी जो है वो राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इमोशनल कार्ड अगर वो खेलने की यहाँ पर कोशिश करते हैं चुनाव के मद्देनजर, उनको जनता से काफी हद तक यहाँ पर फायदा पहुंच सकता है। रही बात देखिए मायावती की, तो मायावती इस पूरे मामले पर अभी तक चुप है। हालांकि उनको बोलना चाहिए था चंद्रशेखर आजाद पर जिस तरीके से हमला हुआ है, अगर वो इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ती, योगी सरकार पर निशाना साधती, तो हो सकता है कि उनके जो है दलितों का वोट बैंक उनके जो नाराज चल रहा है वो कहीं ना कहीं उनके समर्थन में दोबारा से वापस आता। लेकिन कहीं ना कहीं मायावती की चुप्पी यहाँ पर बहुत सारे सवाल या निशान खड़े कर रही है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है योगी आदित्यनाथ के राज में जिस तरीके से चरमराई हुई है, मायावती लगातार हालांकि उन पर निशाना साधती रहती है योगी आदित्यनाथ पर, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के मुद्दे पर उन्होंने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के मद्देनजर मायावती को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल देखना होगा दलित वोट बैंक पर कब्जे की जो राजनीति इस समय शुरू हो गई है, क्या उसमें बाजी मार जाएंगे चंद्रशेखर रावण? क्योंकि मायावती लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत से विलुप्त होती चली जा रही है। मात्र जो है एक जो है उनका विधायक रह गया, 3 बार की मुख्यमंत्री, जिस पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई हो, वो पार्टी का हाल राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में यहाँ पहुंच गया कि विधानसभा में मात्र उनका एक विधायक है। फिलहाल इस खास जो है डिस्कशन में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।